हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सेफ़ हैं, सिक्योर हैं इस कोविड पैंडेमिक के अंदर। आज हम बात करेंगे वीरभद्र सिंह के बारे में। अभी की न्यूज़ है कि इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। कहाँ से बिलोंग करते थे, इनकी बायोग्राफी जानेंगे, एक तरह से कंप्लीट बायोग्राफी यहाँ पर। और जो हिमाचल प्रदेश के अंदर इनका जो रुतबा था एक राजा साहिब का, बिकॉज इनका जन्म एक रॉयल फैमिली के अंदर हुआ था। तो एक तरह से ये एंड ऑफ द एरा बोला जाएगा हिमाचल प्रदेश के लिए। जानेंगे इनकी कंप्लीट बायोग्राफी, तो बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि ये कौन थे। सबसे पहले बात आती है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। इन्होंने 50 साल तक एक तरह से बोलें तो स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर डोमिनेट किया है, यानी राज किया था। 50 साल बहुत बड़ा एक तरह से एक टाइम पीरियड होता है। तो इनको बोला जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि ये लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश थे कौन? वीरभद्र सिंह। ये 6 बार यहाँ पे बात करें तो 6 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, किसके? हिमाचल प्रदेश के। और ये बहुत बार, कितनी बार? 9 बार स्टेट असेंबली के अंदर इनको चुना गया। और ये 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके थे। ठीक है, तो एक कंप्लीट यहाँ पे इनके जो एक्कोलेड्स हैं, इनकी जो एक तरह से पहुंच है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज 50 साल कम नहीं होता। इनके अंदर 5 बार एमपी बनना और एक तरह से लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहना और स्टेट असेंबली में 9 बार सेलेक्ट किया जाना, कहीं ना कहीं ये बताता है कि इनका रुतबा बहुत ही ज़्यादा था। ओवरव्यू की बात करते हैं, देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। इन्होंने अपने जो पॉलिटिकल इनिंग्स थी उसकी शुरुआत करी एज द एज ऑफ 27। ठीक है, 27 साल की उम्र में इन्होंने एक तरह से ये चुने गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कब? 1962 के अंदर। और 1962 में आपको पता होगा कि जो अपनी लोकसभा थी वो थर्ड लोकसभा थी। उस थर्ड लोकसभा के अंदर जो यंगेस्ट यहाँ पे बोला जाएगा, यंगेस्ट कोई एमपी था वो यही थे, कौन? वीरभद्र सिंह जी। और एक तरह से उसके बाद में जब से इन्होंने लोकसभा ज्वाइन करी और इनकी जो पार्टी थी कांग्रेस, तो ये कहीं ना कहीं अपनी पूरी लाइफ के अंदर स्टॉन्च स्टॉन्च मतलब एक तरह से स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, मजबूत स्तंभ बोल सकते हैं, एक अड़िग आदमी बोल सकते हैं। वो बने रहे 50 साल तक अपनी एक तरह से पूरी लाइफ के अंदर। वो 3 बार एमपी रहे, कब? देखो, एक्चुअल में एमपी वो 5 बार रहे। ठीक है, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि एक्चुअल में वो 5 बार एमपी रहे, बट यहाँ पे 3 बार एमपी कब कब रहे? स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले पहले वो 3 बार एमपी रह चुके थे, 1967, 1971 एंड 1980। ठीक है, बात करते हैं सीएम की रेस उनकी कब स्टार्ट हुई। पहली बार वो सीएम कब बने? 1983 के अंदर। कब? जब, और हाँ, 1983 के अंदर बने और 1990 तक उनका एक तरह से काल चला। उस टाइम में सीएम का एक तरह से टाइम पीरियड चला। और उसके बाद में वो बीजेपी पार्टी के शांता कुमार के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए गए। एक तरह से वहाँ पे पार्टी चेंज हो गई तो दूसरी पार्टी के लोग आ गए, लेकिन इनकी जो पहली एक तरह से यात्रा थी सीएम के तौर पे वो 1983 में स्टार्ट हुई और वो 1990 तक चली। ठीक है, अर्ली लाइफ की बात करें तो देखो, इनका जन्म हुआ था रॉयल फैमिली ऑफ सराहन। सराहन पड़ता है शिमला डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इनका जन्म हुआ जून 23, 1934। और इनको जो एक तरह से सिंह सिंह को सबसे पहले इनका राज्याभिषेक किया गया एट द एज ऑफ 13, 1947 के अंदर इनका राज्याभिषेक किया गया, इनको किंग बनाया गया। हालांकि उसके बाद में आपको पता है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हो गए। उनकी पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने बिशप कॉटन स्कूल एट शिमला, उससे उन्होंने एक तरह से पढ़ाई करी। उसके बाद में इन्होंने ग्रेजुएशन किया विद ऑनर्स फ्रॉम सेंट स्टीफन्स कॉलेज इन दिल्ली। ठीक है, वर्किंग की बात करें तो ये ऑनररी कैप्टन के तौर पर वर्क कर चुके थे इंडियन आर्मी के अंदर। ठीक है, इनके ओपोनेंट्स इनको क्या कहते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने 2 वर्ड यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, यह है फ्यूडलिस्टिक एंड इनफ्लेक्सिबल। फ्यूडलिस्टिक क्या होता है? एक एक ऐसा एरा था यूरोप के अंदर जब वहाँ पे कुछ लोग एक बड़े मालिक की चाकरी करते थे, नौकरी करते थे और उसकी रक्षा करते थे। उसको बोला जाता था फ्यूडलिज्म। ठीक है, ये यूरोप में शुरुआत हुई थी इसकी। हिंदी में इसको बोलते हैं सामंतवाद। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? सामंतवाद बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उसके पक्षधर थे और इनके ओपोनेंट्स इनको इनफ्लेक्सिबल बोलते थे, बिकॉज ऐसा लगता होगा उनको कि भाई ये अपनी बात पे खड़े रहेंगे, उसे पीछे हटेंगे नहीं। तो इनफ्लेक्सिबल मतलब एक तरह से कहे गई जो बात कह दी वही होगी। ठीक है, अपनी बात से पीछे नहीं हटना। और लेकिन लोगों ने इनको किस तरह से एडमायर किया, किस तरह से इनकी एक तरह से इनको पसंद किया, फॉलो किया। उनका चार्म, उनका करिश्मा जो था, यानी उनका जो आकर्षण था, लोग उनसे बन गए। हालांकि इनके ओपोनेंट्स इनको एक तरह से फ्यूडलिस्टिक कहते थे और इनफ्लेक्सिबल कहते थे। ठीक है,
कुछ कंट्रोवर्सीज थी इनके ऊपर क्योंकि करप्शन के चार्जेस लगे थे। तो बात करते हैं इसकी। इनको करप्शन के चार्ज लगे। सबसे पहले धूमल गवर्नमेंट ने बताया कि इन्होंने करप्शन किया है और इस केस को बोला गया सीडी केस। ठीक है, यदि आपसे एग्जाम में पूछ लें कि सीडी केस किससे संबंधित है तो धूमल गवर्नमेंट या फिर जो अपने पर्सन हैं इनके बारे में, ठीक है, ये हमने बोला जाएगा कि इनसे रिलेटेड है। ठीक है, सीबीआई ने इसको, लेकिन सीबीआई ने क्या किया, इनको क्लीन चिट दे दिया 2012 के अंदर, जस्ट बिफोर द री इलेक्शन एज सीएम के री इलेक्शन से पहले इनको क्लीन चिट दे दी गई बाय सीबीआई। लेकिन उन पे करप्शन के चार्जेस लगे थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2015 के अंदर सीबीआई ने एक केस और फाइल किया इनके अगेंस्ट, क्योंकि इनके जो असेट्स थे, असेट्स मतलब इनकी संपत्ति बोल दो, वो कहीं ना कहीं 6.1 करोड़ संपत्ति थी उस टाइम में, तो वो बहुत ज़्यादा थी, तो इन पे करप्शन के चार्ज लगे थे। हालांकि ये हर बार एक तरह से ये जो केस था 2015 वाला, ये तो अभी तक इनके ट्रायल चलते रहते हैं, ये केस कभी खत्म हुआ नहीं। ठीक है, तो ये केस तो अभी तक चल रहा है, लेकिन एक तरह से उन पे चार्जेस थे किसके, करप्शन के। लास्ट इलेक्शन की बात करें तो सिंह ने लास्ट इलेक्शन अपनी जो अर्की ये कॉन्स्टिट्यूंसी बोल दो, इससे लड़ा 2017 के अंदर। और क्यों, इनकी जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो थी शिमला रूरल, लेकिन इन्होंने वो सीट, वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो अपने बेटे विक्रमादित्य सिंह के लिए खाली करके एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी से इन्होंने एक तरह से चुनाव लड़ा। बिकॉज ये तो अपने आप में एक तरह से पुरोधा थे, है ना, इनके सामने कौन टिक पाएगा। तो उन्होंने एक तरह से जो अपनी मजबूत एक तरह से अड्डा बोल दो, एक अड्डा नहीं बोलेंगे, नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, इनका जो एक तरह से मजबूत स्तंभ था उसको छोड़ के उसको अपने बेटे को दे दिया और खुद के लिए नई कॉन्स्टिट्यूंसी चुन ली, अर्की। ठीक है, यहाँ पे आप मैप है, मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे अर्की जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सोलन में है, सोलन डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पे आप मैप में देखें, ये अर्की यहाँ पे पड़ता है, तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे अर्की देखें, ये अर्की है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है कि अर्की से इन्होंने चुनाव लड़ा था। बात करें इनके एक्कोलेट्स की, सम्मान की, देखो इनको एक बार डेप्यूटी मिनिस्टर बनाया गया, किसका, टूरिज्म एंड सिविल एविएशन का, एट द सेंटर, यानी सेंटर गवर्नमेंट के अंदर। कब, 1976 एंड 1977 के अंदर। ठीक है, इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडस्ट्रीज बनाया गया बिटवीन 1980 एंड 1983। तो इनके एक्कोलेट से इनको कौन कौन सी एक तरह से काम सौंपे गए, उनकी बात यहाँ पे मैंने करी है। इनकी और कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले वो 9 बार, बात करें 9 बार चुने गए, क्या, हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है, उसके अंदर 9 बार इनको चुना गया। द फर्स्ट वॉज इन ए बाई इलेक्शन इन अक्टूबर 1983 व्हेन ही वॉज रिटर्न्ड फॉर द जुब्बल कोटकाई कॉन्स्टिट्यूंसी। ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके अंदर उन्होंने वापस से प्रवेश किया और सबसे पहली बार इनको चुना गया। ही वन दैट सीट अगेन इन 1985 इलेक्शंस। अब उन्होंने एक तरह से सीट पे कब्जा ही कर लिया मान लो, और वापस ये सीट जीत ली उन्होंने। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने एक तरह से बोले तो उनको रोहडू एक तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे, रोहरू, जहाँ से उनको 1990, 93, 98, 2003 के अंदर एक तरह से उनको वापस से इलेक्ट किया गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रोहरू जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कहाँ पे है, देखो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है ये कॉन्स्टिट्यूंसी, इसको बोलते हैं रोहरू। ठीक है, मैप में देखेंगे आपको, इसको याद रखना है। देखो जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज यहाँ पे रिलेटेड है इनसे, इस पर्सन से, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, देखो जब इन पे करप्शन के चार्जेस लगे थे, तो जब एक तरह से ईडी के सामने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने उन्होंने एक तरह से एक पोएम पढ़ी थी, वो कौन सी पोएम थी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, वो थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, ये आपको पता है कि जो बिस्मिल थे उन्होंने लिखी थी, तो ये पोएम इन्होंने एक तरह से सबके सामने कही थी। तो एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आज का अपना सेशन था, एक बायोग्राफी थी। ठीक है, तो इनको राजा साहिब कहा जाता था। तो ये अपनी कंप्लीट बायोग्राफी थी। आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और जो बेल आइकन है उसको भी हिट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए मैं और ऐसे वीडियोज़ लेके आऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।